हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल चौधरी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज मॉक टेस्ट 19 का एनालिसिस करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, और ये जीएस का एनालिसिस है और जीएस के साथ साथ बहुत सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, है ना, इस एक मॉक टेस्ट के सहारे से। ठीक है, चलिए बेटा, तो आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपके सामने, सतत विकास किसके उपयोग के संबंध में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का मामला है। तो देखिए बेटा, अंतर पीढ़ीगत का मतलब होता है इंटर इंटर मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। तो एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी है बेटा, उसके लिए ही तो हम सब ये सतत विकास की जो कंसेप्ट है पूरा आया था। तो सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक ऐसा डेवलपमेंट जो लगातार बना रहे। ऐसा ना हो कि हम कोयले का यूज कर जाएं और हमारे आने वाली पीढ़ी के पास कोयला ही नहीं हो। ठीक है, तो ये एक रीजन था। जैसे ईंधन है, आपका फ्यूल है, तो ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी के पास फ्यूल ही ना रहे। ठीक है, वॉइस थोड़ा सा गूंज रही है। चलिए, तो इसकी अगर बात करेंगे बेटा, तो जो सतत विकास है हम इसको किसके लिए लेके आए। तो आप कहेंगे सर प्राकृतिक संसाधनों के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए लेके आए थे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है और बाकी ऑप्शन तो है नहीं, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए था। प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा को वर्ष 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, दक्षिण कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में डेथ वैली है जो किसका उदाहरण है। तो बेटा जो डेथ वैली है इसको जरा समझेंगे। कैलिफोर्निया में है, दक्षिणी कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया की बात करेंगे तो बेटा याद रखेंगे ये एक भ्रंश घाटी है। ये क्या है बेटा, एक भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी क्या होती है, रिफ्ट वैली क्या होती है, जरा इसको समझ लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक जमीन है, इसमें क्या हुआ, किसी कारण से दो क्रैक पड़े। क्रैक पड़े और क्रैक पड़ने के बाद एक हिस्सा इसमें, जैसे दो हिस्से ये है मान लीजिए, साइड वाला ये ए वाला हिस्सा यहां पे है। ठीक है, बीच वाला जो बी वाला हिस्सा है ये धंस गया है कुछ इस तरीके से, और सी वाला अपनी जगह बना हुआ है। सी वाला अपनी जगह बना हुआ है बिल्कुल ऐसे। मान लीजिए कुछ सिनेरियो ऐसा है, बी वाला हिस्सा जो था ये नीचे धस गया किसी भी इंडोजेनिक फोर्स की वजह से या एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, यानी कि आंतरिक या बाह्य बल की वजह से। पृथ्वी की ये लेयर जो है, पृथ्वी की लेयर जो है उसमें बेटा जो बीच वाला हिस्सा है वो किसी कारण से धस गया तो ये बन जाती है, ये कहलाती है रिफ्ट वैली। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्ट वैली कहते हैं। और जो ऊंचा हिस्सा रह गया है, जो ऊपर रह गया है, जिसने उठना नहीं चाहा था बस रह गया है, इसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत। ठीक है, बहुत एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भ्रंश घाटी से भारत में कौन सी नदी बहती है। तो भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है बेटा नर्मदा और ताप्ती, और उनके बीच में जो सतपुड़ा पर्वत है वो ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, समझ में आ गया, ये है बेटा। तो जो डेथ वैली है वो भी अमेरिका की क्या है, एक भ्रंश घाटी है। किसानों को मौसम और आकाशीय बिजली गिरने के खतरे की सटीक जानकारी देने के लिए उत्तर प्रदेश के किन शहरों में डॉपलर वेदर रडार रडार स्थापित किए गए हैं। तो कौन से शहर है बेटा, तो देखिए बेटा इसमें ये बी वाला करेक्ट आंसर है। लखनऊ है, वाराणसी है, गोरखपुर है, झांसी है और आजमगढ़ है। तो 5 शहर है बेटा, याद रखेंगे, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी, आजमगढ़। आप अगर मैप में देखो तो उत्तर प्रदेश का मैप कुछ ऐसे होता है। ठीक है, सभी शहरों को देखते हैं बेटा। तो शहर देखेंगे बेटा, एक यहां गोरखपुर है, ठीक है, वाराणसी करीब यहां पर है, और आपका हो गया झांसी। झांसी ये है बेटा, ये वाला झांसी है। आजमगढ़ ये करीब इस जगह पे है आजमगढ़,
और एक लखनऊ, लखनऊ यहाँ सेंटर में है। सो ये 5 जगह है बेटा, ध्यान रखेंगे। तो माइंड में एक इमेज बना लीजिएगा इसकी। मैं यहाँ पे इनके नाम भी लिख देता हूँ। ये लखनऊ है, ये गोरखपुर है, ये आजमगढ़ है, आजमगढ़, मऊ, बलिया, ये बेटा आपका वाराणसी है, और ये है आपका आपका झांसी। तो ये 5 जगह हैं जहां पे क्या है बेटा, बिजली गिरने की सटीक जानकारी देने के लिए राडार स्थापित किए गए, राडार स्थापित किए गए। चलिए अगला देखेंगे बेटा, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये बेटा गए थे अकबर द्वितीय के लिए। किसके लिए? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय को पेंशन मिले इसके लिए गए थे। तो जब ये जा रहे थे लंदन, तो अकबर द्वितीय ने कहा, अकबर द्वितीय मुगल बादशाहों में से हैं, इन्होंने ये कहा कि आप ऐसे मत जाइए, आप राजा की उपाधि मैं आपको देता हूं, जिससे कि आपके नाम में एक वजन बढ़ेगा, जिससे आप अच्छी बात रख सकते हो। तो बेटा ये राजा के टाइटल दिया था अकबर द्वितीय ने। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। आगे चलते हैं। राजा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति बेटा ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। और ये जो कंसेप्ट है कि भारत के राष्ट्रपति जो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल अपॉइंट गवर्नर, ये जो कंसेप्ट है बेटा, ये कंसेप्ट हमने उधार लिया है कहां से? तो याद रखेंगे बेटा, हमने कनाडा से उधार लिया है। कनाडा के मॉडल से उधार लिया है। कनाडा से हमने इसको सोर्स, संविधान का स्रोत जिसमें कहते हैं, कनाडा से लिया गया है। याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, तो ये है बेटा कहानी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिंदू युद्ध के देवता मुरुगन की औपचारिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किया जाता है? तो बेटा इसमें जो नृत्य किया जाता है वो है कवाड़ी अट्टम। कौन सा नृत्य किया जाता है बेटा? कवाड़ी अट्टम। तो सही आंसर क्या है बेटा? कबाड़ी अट्टम। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ, मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। तो मलेरिया को पहुंच गया यहाँ पे। बाल्डनेस, गंजापन कब होता है बेटा? जब हमारे सिर पे फंगस लग जाते हैं, फंगस, कवक लग जाते हैं। ठीक है, हम तेल वेल लगाते हैं ना, तेल से क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, तेल लगाने से क्या होता है, बाल बहुत अच्छे ग्रोथ करते हैं, ये होता है वो होता है। तेल लगाने से अगर किसी के फंगस है, आप वो देखते हैं और लेयर्स जम जाती है जो, तो वो लेयर्स असल में फंगस की वजह से जमती है। तो फंगस अगर है, फंगी है, कवक है, तो बेटा उसको तेल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि तेल से क्या होगा, उस फंगस का पोषण होता है, न्यूट्रिशन मिलते हैं उसको। एड्स जो होता है बेटा ये वायरस से होता है, और प्लेग जो होता है बेटा ये बैक्टीरिया से होता है। तो इस तरीके से देखेंगे तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4 आपका इसी में है, डी में। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, चलो अगला देखते हैं। अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो अभिनव बिंद्रा जो थे बेटा बीजिंग में जीते थे, 2008 में बीजिंग में जीते थे अभिनव बिंद्रा स्वर्ण पदक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2026 में भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बेटा इनमें से एक भी नहीं है, इनमें से एक भी नहीं है। असल में यहाँ पे मिस्टेक हुआ है कि ये पुराना जो इंफॉर्मेशन डाल दी है, तो बेटा इसमें थोड़ा सा उसको सही करेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक है। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो सूर्यकांत हैं। क्या नाम है? सूर्यकांत। और ये बेटा अभी आई थिंक 53वें सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है ना। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? सूर्यकांत हैं, और ये 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं, 53। अगला क्वेश्चन,
चलिए बेटा, भारत की अंतिम जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है? देखो बेटा, बाल लिंगानुपात, ये जो क्वेश्चन है, मैं जनगणना के क्वेश्चन देख रहा था तो मुझे लगा कोई ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें थोड़ा बहुत आपको समझाने को मिले, ट्रिक समझाने को मिले, तो मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि कह रहा है कि बाल लिंगानुपात जहां पे ज्यादा हो, यानी कि वहां ऐसी जगह जहां पे लड़कियां ज्यादा पैदा हो, लड़की ज्यादा पैदा हो। तो अब समस्या क्या आती है? देखिए, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली जो कॉमन इंसान है वो क्या करता है, वो चाहता है लड़का पैदा हो जाए, वंश बढ़ता रहे, लड़की ना हो, और एक लड़की हो गई तो दूसरा वो लड़की नहीं चाहता। ये भारतीय समाज की सच्चाई है, मतलब मैक्सिमम कह रहा हूं, ज्यादातर लोग जो है, ठीक है, तो सब लड़का चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि अगर लड़की पैदा हो जाए तो उसे मतलब पेट में गर्भ में रह गई तो कई बार वो उनका जो है मिसकरेज करा देते हैं। तो समस्या क्या आती है, वो चाहते हैं कि दूसरा बेटा लड़का ही हो। तो बेटा कहानी ये है कि जो आप इन राज्यों में देखिए, आपको समझ में आएगा कि एक राज्य ऐसा है इनमें, छत्तीसगढ़। पंजाब तो डेवलप जैसा है, उत्तर प्रदेश भी डेवलप जैसा है, हरियाणा भी ठीक ठाक है। छत्तीसगढ़ एक राज्य ऐसा है जहां पे अभी एमपी से अलग हुआ है, और एमपी और छत्तीसगढ़ इन एरियाज में, झारखंड इन एरियाज में बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते हैं, बहुत सारी जनजाति लोग रहते हैं। और जब जनजाति लोग रहते हैं तो बेटा जनजाति क्या करती है, जनजाति पे टेक्नोलॉजी तो होती नहीं है कि ऐसा तो है नहीं कि वो चेक कर लेंगे कि बेटी है कि बेटा है पेट में। तो थोड़ा सा मैंने ऐसे कॉमन सेंस लगाया था और उसके हिसाब से क्वेश्चन हमारा सही निकल जाता है बेटा, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ इसका बाल लिंगानुपात में सबसे अधिक है। क्लियर? चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अर्थशास्त्र के जनक बेटा एडम स्मिथ को माना जाता है। किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को। इन्होंने क्या नाम है, अर्थशास्त्र की परिभाषा भी दी थी और कहा था कि धन के शास्त्र को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो बेटा याद रखेंगे, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम। और आप अगर जानते हो तो मुझे बताइए भरतनाट्यम कहाँ का है? तो बेटा आप कहेंगे सर भरतनाट्यम, बताइए। सत्रिया है आपका केरल का। सत्रिया कहाँ का है? सॉरी केरल नहीं, सत्रिया है असम का, असम का है। उड़ीसा ओडिसी हो गया, मोनियट्टम केरल का है। ठीक है, भरतनाट्यम बेटा ये तमिलनाडु का है, और ओडिसी जो है ये बेटा कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। और हमारा जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है उसको कथक कहते हैं। क्या बोलते हैं? कथक कहते हैं बेटा, कथक कहते हैं। ठीक है, और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी मैंने आपको शायद पिछले सेशन में बताया था। कच्चीपुड़ी, कच्चीपुड़ी क्या होता है? कच्चीपुड़ी कौन खाएगा? आंध्र प्रदेश अंधा एक व्यक्ति खाएगा, ऐसे कुछ बताया था मैंने आपको, तो ऐसे याद रखेंगे इनको। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? यदि बना सकती है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? राज्यसभा को ऐसा प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। राज्यसभा को ऐसा प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, और ये है आर्टिकल 249 249 के अनुसार यदि राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित करती है तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखो बेटा, हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक रूस है। कौन सा है? रूस। रूस जो है बेटा हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, मात्रा के हिसाब से। इसके हिसाब से बेटा, मात्रा के हिसाब से। अगर मूल्य के हिसाब से देखा जाए तो आंसर बदल जाएगा, मूल्य के हिसाब से देखा जाए तो आंसर बदल जाएगा, क्योंकि बोत्सवाना मूल्य के हिसाब से हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता। ठीक है, याद रखेंगे। सर हमको वैसे पता चलेगा मात्रा के मूल्य का, भाई सबसे बड़ा उत्पादक का मतलब है सबसे ज्यादा उत्पादन करता हो, तो ये याद रखेंगे। बोत्सवाना का तो बेटा ये मान लो 85% इसकी जीडीपी करीब करीब हीरे पे चल रही है। वेनेजुएला बेटा मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, वेनेजुएला क्या है? ये पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडार हैं। पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडार कहां पे हैं? वेनेजुएला में। और ऑस्ट्रेलिया बेटा याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया 3 चीजों के लिए स्पेशली याद रखना है आपको ऑस्ट्रेलिया को। एक तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम कैसी है? बॉस है, बॉस है, इसका मतलब बॉक्साइट, बॉक्साइट। ठीक है, आयरन ओर, लोह, जिसको हम लोह अयस्क कहते हैं, आयरन ओर बोलते हैं इंग्लिश में,
लौह अयस्क। अब ज़्यादातर जो श्रोता हैं, ज़्यादातर जो देखने वाले हैं बेटा, वो हिंदी मीडियम के हैं, तो इसलिए मैं हिंदी शब्दों को यूज करूंगा। आयरन ओर, रेड कलर शायद कम दिखेगा आपको, मैं दूसरा कलर लेता हूँ। आयरन ओर, तो आयरन ओर और लिथियम, इसको भी ध्यान रखेंगे बेटा, मैं बोलते भी जा रहा हूँ इसलिए। लिथियम, लिथियम का भी बहुत बड़ा उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया, तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ये सबसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मानव विकास सूचकांक 2021 के अनुसार, ये पुराना डेटा है, इसमें वर्तमान के हिसाब से ये क्वेश्चन पुराना है, लेकिन मैंने क्यों रख लिया है इसमें, उसका एक कारण है बेटा। ये इसके तरीके से मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये मानव विकास सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत से पीछे है। ये पुराना क्वेश्चन है, ये मॉक टेस्ट में नहीं होना चाहिए था, बट मैंने सोचा कि इसको मैं एलेबोरेट करके समझाऊंगा कि वर्तमान में जो 2025 की डेटा आया है उसके हिसाब से क्या होगा। तो 2025 में बेटा देखेंगे, हमारी जो रैंक है, भारत की रैंक 130वीं है आउट ऑफ 193 कंट्रीज। ये भारत का स्थान है। ये किसका स्थान है बेटा? भारत का। और भारत से आगे बेटा आप देखेंगे, हमसे आगे चीन है, हमसे आगे चीन है, हमसे आगे आप देखोगे भूटान है, बांग्लादेश है, ये सब हमसे आगे हैं। बांग्लादेश भी हमसे आगे सोचिए मानव विकास सूचकांक में, तो बांग्लादेश हमसे आगे है, भूटान हमसे आगे है, भूटान तो 100 से भी नीचे है, चाइना शायद 75 के आसपास है, बांग्लादेश करीब 125 के आसपास है, पाकिस्तान अफगानिस्तान हमसे पीछे है, मालदीव हमारा पड़ोसी देश है ही नहीं असल में, तो आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा। अगर पाकिस्तान भी ऑप्शन में आता तो वो भी हमसे पीछे है, पाकिस्तान भी। ठीक है बेटा, तो ये याद रखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। भूटिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो बेटा इसको ध्यान रखना, एक भूटिया शब्द और है, भूटिया जनजाति उधर पाई जाती है आपके उत्तराखंड साइड में। भूटिया, ये है भूटिया। भूटिया जो जनजाति होती है ये सिक्किम में होती है। कहाँ पे होती है? सिक्किम में। तो भूटिया जनजाति सिक्किम की है और ये भूटिया नृत्य करती है, ये याद रखना है आपको। अगला देखिए बेटा, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? औरंगजेब की मृत्यु जो हुई है बेटा 1307 में हुई, 1707 में हुई है, 1707 में मृत्यु हुई है औरंगजेब की। और इधर मराठाओं में आप देखोगे तो मराठाओं में 1680 में मृत्यु हुई है, 1680 में मृत्यु हुई है शिवाजी की। किसकी बेटा? शिवाजी। और शिवाजी की मृत्यु के बाद 1680 से 89 तक जो राजा रहा है बेटा वो कौन रहा था? शिवाजी का बेटा संभा, जिसके ऊपर अभी मूवी भी आई थी, संभाजी, है ना। ये संभाजी महाराज जो थे ये राजा रहे। संभाजी के बाद देखेंगे बेटा तो 1689 से शिवाजी का दूसरा बेटा था, एक कायर था, 1700 तक ये रहा था, नाम था इसका राजा राम। अब 1700 में जब इसकी भी मृत्यु हो गई तो 1700 से आगे चल के इसी की पत्नी थी ताराबाई, इसी की पत्नी थी ताराबाई जिसने मराठाओं की बागडोर संभाली थी। और ये पूछ रहा है 1707 में, तो 1708 तक रही है जब तक साहू जी महाराज को कैसे रिहानित कर दिया। तो इस समय औरंगजेब की मृत्यु के समय बेटा कौन थे? ताराबाई जो थी वो मराठाओं की सम्राट थी या नेतृत्व करता थी। ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन, 50 से अधिक देशों द्वारा अनसमर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब प्रभावी हुआ? तो देखिए बेटा 1992 में, जून 1992 में ब्राजील के रियो में, रियो शहर है, रियो में बेटा एक बैठक होती है और उसे कहा जाता है अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन। ये बहुत बड़ा सम्मेलन था, अर्थ सम्मेलन, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और पृथ्वी सम्मेलन में जो जो बातें कही गई थी उनको प्रभावी करने के लिए, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है बेटा ये, क्लाइमेट चेंज से संबंधित, उनको प्रभावी करने के लिए इनको 2 साल लग गए। 1994 में याद रखेंगे बेटा वो प्रभावी हुआ है। और डेट भी याद रखना है 21 मार्च 1994, 21 मार्च 1994। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार ने अपने मंदिरों के दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए एक डिजिटल पुस्तकालय के निर्माण की घोषणा की है? तो बेटा डिजिटल पुस्तकालय की जो घोषणा की है वो की है हमारे उड़ीसा राज्य ने। माइंड में ऐसे रख लो, उड़ीसा में एक जगन्नाथ मंदिर है पुरी का, तो उससे संबंधित रख लो कि जगन्नाथ मंदिर जो है वो बहुत स्पेशल है और उसको अब उसको जो भी लिखा हुआ है उसको संरक्षित रखने के लिए,
क्या किया गया है, एक डिजिटल पुस्तकालय की निर्माण की घोषणा की है। तो ऐसे कुछ लिंक कर लीजिए बेटा। चलो, फंक ने किसका आविष्कार किया है, तो बेटा इसका नाम था कैसमीर फंक। कैसमीर फंक इसने बेटा 1912, अगर मैं डेट गलत नहीं हूं तो 1912 में विटामिन की खोज की थी। किसकी की थी, विटामिन का आविष्कार किया था। और विटामिन होता है बेटा वाइटल अमाइन। वाइटल अमाइन का मतलब होता है, वाइटल मतलब होता है कोई चीज घातक, घातक मतलब जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, कुछ ऐसे मानो। तो विटामिन का आविष्कार किया बेटा किसने, कैसमीर फंक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इको मार्क जिन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है वो कौन से होते हैं बेटा, इको मार्क उनको मिलता है जो पर्यावरण के अनुकूल हो, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होंगे तो उनको इको मार्क मिलता है बेटा। इस मार्क को याद रखेंगे, इको का मतलब ही याद रखेंगे, ये किससे संबंधित है, एनवायरमेंट से संबंधित है। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये एडम स्मिथ ने कहा था बेटा, एडम स्मिथ ने। और कीन्ज जो थे ये समष्टि, देखो अर्थशास्त्र को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक व्यष्टि होती है, एक समष्टि होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो एडम स्मिथ थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर माने जाते हैं, कीन्ज जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के, किसके बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, चलिए। रंजना गौहर को निम्नलिखित किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बेटा इनको किया गया था रंजना गौर को ओडिसी के लिए, ओडिसी। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पुरुषों के प्रवास का मुख्य कारण है। तो बेटा भारतीय लोग क्यों प्रवास करेंगे, क्यों माइग्रेट करेंगे, क्या शिक्षा के लिए माइग्रेट करते हैं, नहीं। वर्तमान में तो 2011 में तो कंडीशन ऐसी हो चुकी है, हमारे गाँव में भी शिक्षा मिल जाती है। क्या कोई शादी के लिए माइग्रेट करता है, नहीं। बिजनेस के लिए, बिजनेस अपने यहाँ पे कोशिश करते हैं सब लोग, लेकिन काम नहीं है लोगों के पास और रोजगार नहीं है, तो वर्क के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए ही क्या होता है बेटा, माइग्रेशन होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, कौन पिछली शताब्दी के दौरान पृथ्वी के तापमान में औसत वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। तो बेटा पिछली शताब्दी में हमारा जो तापमान वृद्धि हुआ है ये हुआ है 0.9%। ठीक है, इसीलिए अब हमने प्रयास किया है कि इस शताब्दी में 1.5% से ज्यादा ना हो तापमान वृद्धि। तो ये हमारे लिए चैलेंज की बात है। अगला देखिए, किस समुद्र में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। जब लवणता की बात की जाए तो बेटा मोस्ट सलाइन वाटर बॉडी की अगर बात की जाए तो याद रखेंगे नंबर 1 पे आता है कौन, तुर्की की वॉन झील। वॉन झील है बेटा नंबर 1 पे। वॉन कहां पर है, तुर्की में। ठीक है, तुर्की में। दूसरा देखिए बेटा, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका मृत सागर, मृत सागर जिसे हम डेड सी कहते हैं। और ये बेटा जो है इजराइल और जॉर्डन के बीच में है, इजराइल और जॉर्डन के बीच में। ठीक है, और तीसरे स्थान पे आता है विश्व में जो सबसे ज्यादा, जिसमें नमक कह लीजिए, नमकीन कह लीजिए या लवणता कह लीजिए, वो है बेटा ग्रेट साल्ट लेक। यूएसए की ग्रेट साल्ट लेक झील है, उसमें है, ये यूएसए में है। ठीक है, तो आप देखेंगे दो तो झील है, एक सागर है मृत सागर, असल में ये भी झील ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डेड सी इज द करेक्ट आंसर। इसका नाम ही सागर है बस। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, अशोक के समकालीन तुर्मिया किसके शासक थे। तो एक आपके जो अशोक के समकालीन तुर्मिया जो थे ये इजिप्ट या मिस्र के शासक थे, और इनका जो नाम था वो तो और था, लेकिन अशोक के कुछ टॉलमी करके कुछ नाम था इनका, लेकिन जो क्या कहते हैं, जो अशोक के अभिलेखों में उसका नाम जो मिला है बेटा वो मिला है तुरमया। तो उसी से पूछ रहा है, तुरामया के लिए पूछ रहा है। तो तुरामया जो अभी तक ये मिस्र के शासक थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा,
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लो। एक जो मंत्री होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अब मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट, लेकिन जब पूरी मंत्रिपरिषद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की जाएगी तो वो किसके प्रति जिम्मेदार होता है बेटा? वो जिम्मेदार होती है लोकसभा के। ये शब्दों का खेल है। किसके प्रति जिम्मेदार होता है? लोकसभा के। तो देखो अगर मंत्री पूछे आपसे मंत्री किसके प्रति जिम्मेदार होता है तो वो होता है राष्ट्रपति के, प्रेसिडेंट के। और अगर आपसे पूछे मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है तो आंसर हो जाएगा बेटा मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा। ठीक है, चलो अगला देखो। गोवा के किस नृत्य को रूप को योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो गोवा का एक जो नृत्य है ये है घोड़े मुदनी। तो ये बेटा इसके लिए फेमस है। लावड़ी हमने कल ही पढ़ाया था। ठीक है, बिहू असम का है। ये आपका 67वां क्वेश्चन हो जाएगा। पर्ण अर्थ में क्या पाया जाता है? तो पर्ण अर्थ में बेटा मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? पूछा जा सकता है बेटा। तो जिसके पास दृष्टि नहीं है, ऐसा विकलांग व्यक्ति है, वो कहाँ जाए? तो बेटा वो जाए देहरादून। मजाक कर रहा हूं, देहरादून में पाया जाता है इससे संबंधित संस्थान। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सरोद वादक है जो सरोद चलिए बेटा। अच्छा एक छोटा सा एक क्वेश्चन नंबर इस पे आइए बेटा। हाँ, इसमें मैंने आपको रैंकिंग बताई थी। भारत की रैंकिंग तो 130वीं है ही। बांग्लादेश का मैं बोल गया था 125। भारत बांग्लादेश की भी 130 ही है, हमारे बराबर ही है ना। भूटान की 125 थी। ठीक है, रैंकिंग का थोड़ा ध्यान रखेंगे इसमें। हाँ, तो उस्ताद अमजद अली खान तक पहुंचे थे, अभी बैटरी खत्म हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किस सिद्धांत पर होता है? तो पहले समझिए समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो अर्थशास्त्र को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक माइक्रो एक मैक्रो। माइक्रो क्या होता है? माइक्रो छोटे लेवल पे होगा। मैक्रो क्या होता है? मैक्रो बड़े लेवल पे होता है। माइक्रो का मतलब ऐसे समझिए, मैं आपको समझाता हूं कि व्यक्ति के व्यवहार की बात कर ली जाए, परिवार के हिसाब से देखा जाए, परिवार की नीड क्या है इकोनॉमिक्स में, एक यूनिट की बात की जाए, एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फैक्ट्री,
के लिए क्या जरूरी है, कितना डिमांड है, कितनी आपूर्ति है, उसकी अगर बात की जाएगी तो वो कहलाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम देश की बात करते हैं कि देश की जीडीपी कितनी है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कितनी है, तो बेटा वो पहुंच जाता है कैसा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जब समग्र लेवल पर बात करते हैं तो बेटा मैक्रो होता है। तो अब ये यही पूछ रहा है कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है या मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये किस पर बेस्ड है। तो आप कहेंगे सर देखो, उपभोक्ता का सिद्धांत, उपभोक्ता मतलब एक पर्सन की बात हो रही है, कंज्यूमर की। निर्माता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। निवेश का सिद्धांत, इन्वेस्टमेंट। ये सब नहीं है बेटा, राष्ट्रीय आय के सिद्धांत पर है। ये किस पे है, नेशनल इनकम। क्यों, क्योंकि जब बड़े लेवल पर बात की जाती है तो उसे कहते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक झुग्गी में रहने वाली आबादी है। तो अपनी बेटा दिल्ली जो है, आपने देखा होगा दिल्ली में, मैं तो रह के आया हूं दिल्ली, है ना। दिल्ली में बहुत झुग्गियां हैं, लेकिन अगर याद रखिएगा, अगर एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती, मलिन मतलब जब थोड़ा सा पास पास हो और गंदगी वंदगी काफी रहती हो, तो वो मुंबई की है ना। कई मूवीज में उसको दिखाया गया है, ध्यान रखेंगे। तो ये कहानी है बेटा 72 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। बेटा मैदान में कबड्डी के 7 प्लेयर होते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है, आपने कर ही दिया होगा। कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो यूनाइटेड नेशंस की बात की जाए बेटा, इसकी एक सुरक्षा परिषद होती है, जिसमें 5 सदस्य होते हैं। जिसमें कितने सदस्य होते हैं, 5 मेंबर होते हैं। और 5 मेंबर की बात कर लेते हैं बेटा, कौन कौन से हैं। तो मेरे ट्रिक याद रखिएगा, एक फ्रांस शब्द याद रख लीजिएगा बस। क्या याद रखना है, फ्रांस। और फ्रांस में एक शब्द को सर्कल कर दो, जिसको नहीं याद रखना है बस। तो एफ से हो जाएगा बेटा फ्रांस, आर से हो जाएगा बेटा रूस, ए से हो जाएगा अमेरिका, सी से हो जाएगा चाइना, और ई से हो जाएगा बेटा इंग्लैंड यानी ब्रिटेन। तो अब देखिए बेटा, फ्रांस है, चीन है, जापान नहीं है। तो जब जापान नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, जापान इज द करेक्ट आंसर, है ना। जापान नहीं है। यूनाइटेड किंगडम जो है बेटा, यूके, ये असल में ट्रिक में इंग्लैंड है, असल में यूके होता है। यूके जो होता है बेटा, इसमें याद रखेंगे, यूके में 4 देश हैं। कितने देश हैं, 4। ठीक है, 4 देशों से मिलकर बनता है, स्विट्जरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और चौथा देश है नॉर्थ आयरलैंड। तो इन चारों को मिला के यूके बनता है। ट्रिक के लिए इंग्लैंड से आप याद कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंडिया चिप सेमीकंडक्टर यूनिट मुख्य रूप से किन 2 कंपनियों का संयुक्त उपक्रम है। जॉइंट वेंचर किया है बेटा, मैंने आपको कल ही बताया था कि अब चिप की तरफ ज्यादा ध्यान जा रहा है सबका। तो याद रखेंगे बेटा, इसमें HCL और फॉक्सकॉन, HCL और फॉक्सकॉन जो है बेटा, ये दोनों ने क्या किया था, इन दोनों ने ही आपस में एक संयुक्त उपक्रम जॉइंट वेंचर बनाया था। और इन्होंने ही बेटा क्या किया है, जो इंडिया चिप सेमीकंडक्टर यूनिट के लिए इनके बीच में जॉइंट वेंचर हुआ है। ठीक है बेटा, चलिए तो आज के लिए इतना ही है, बाकी कल देखते हैं। थैंक यू सो मच आज के लिए, चलिए बेटा।